आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हम लोग कर रहे थे और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में ये जो है यूरोपियों का भारत में आगमन, कल आंसर राइटिंग पे हम लोग पढ़ चुके हैं, इस वजह से वो शेष रह गया। बहुत छोटा सा मुद्दा बच रहा है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हम लोग कर रहे थे और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है ये हम लोगों का अभी बच रहा है। तो फटाफट पहले इसे कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग अगले यूनिट पे आ रहे हैं। अगले यूनिट का नाम क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप लोग का अभिवादन बहुत ज्यादा संख्या में है, सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग कहां बढ़ते हैं? फटाफट हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा मुद्दा मैंने कहा कि बच रहा है और उसे करते हुए वस्तुतः आज का टॉपिक क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? तो उससे पहले जो है हम लोग यूरोपियों का भारत में आगमन और इस कड़ी में पुर्तगालियों को देखा गया। देन आफ्टर डच हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश हैं, फ्रेंच हैं। कल हम लोगों ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, भारत आगमन और इसके साथ साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष देख रहे थे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष देख रहे थे। इस संघर्ष में हम लोगों ने क्या देख लिया था? तो इस संघर्ष में हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय देख लिया था। अभी हम लोग को कहां पे आना है? अभी हम लोगों को तृतीय पे आना है। ठीक है, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी कब से कब तक चला था? 1756 से 1763 तक। भारतवर्ष में यह युद्ध 1760 में ही समाप्त हो गया था। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध से समाप्त हो गया था। अब इसी को हम लोग फिर से कहां पे लौट आते हैं? फिर से हम लोग जो है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पे लौटते हैं। थोड़ा सा बैक में रिवर्स करते हैं और माजरा कल कहां पे था? द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1749 से 1754 तक चला था। और यह युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो यह युद्ध पौंडीचेरी की संधि 1755 से समाप्त हुआ था। फटाफट 2 मिनट में आप लोग को गलती कहानी ताजा कर दे रहा हूं। कहानी यह रहता है कि युद्ध क्यों हुआ था? तो कर्नाटक और हैदराबाद का आंतरिक मसला था। मैंने कहा था कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र बुर्बो वंश के राजा लुई 14वां, तो उसका जो एक हम लोग के गांव में कहावत कहा जाता है, पापत पूत परापत घोड़ा न कुछ न थोड़ा थोड़ा। असर जो रहता है वो असर दिखता है। बुर्बो वंश क्या है? निरंकुश राजवंश है। वो असर फ्रांसीसी कंपनी की सरकारी कंपनी है भाई। सामंती सोच है, तो आर्थिक की जगह पे राजनीतिक लोकप्रियता चाहते थे। इस राजनीतिक लोकप्रियता में कर्नाटक के भी मसले में कूद पड़ते हैं और हैदराबाद के भी मसले में कूद पड़ते हैं। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन रहते हैं और हैदराबाद के नवाब जो है नासिर जंग रहते हैं। जो सत्ता पक्ष रहता है उनको समर्थन ब्रिटेन ने दिया था, जो इनका विरोधी है। सत्ता पक्ष के जो विरोधी रहते हैं, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के विरोधी चंदा साहब है, चंदा साहब का पक्ष फ्रांसीसियों ने लिया। हैदराबाद के जो नवाब हैं वो नासिर जंग है, उनके विरोधी मुजफ्फर जंग है, उनका भी पक्ष फ्रांसीसियों ने लिया। शुरुआती वर्षों में युद्ध कब शुरू हुआ? 1749 से 54 तक है। शुरुआती वर्षों में 1750 तक फ्रांसीसी अपनी सफलता के चरम पे रहते हैं। 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ था। अंबूर के युद्ध में तीनों लोगों की सेनाओं ने चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और टुपले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, हरा देते हैं अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन मार दिया गया रहता है। उसका बेटा मोहम्मद अली कहां चला गया था? मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली के दुर्ग में छुपा था, उसके बाहर सेना लगा दी गई थी। अब जब कर्नाटक में फ्रांसीसियों की विजय हो जाती है, अंग्रेजों को क्या लगता है? अंग्रेजों को सुरक्षा महसूस होता है कि भाई अब तो ये आज जो है हैदराबाद तक आएगा। कमान क्लाइव संभालते हैं, चंदा साहब के अर्काट पे जो है हमला करते हैं। अर्काट राजधानी रहती है, चंदा साहब मतलब कर्नाटक के नवाब की राजधानी अर्काट है। वो जो घेरा डाले थे त्रिचनापल्ली पे, जहां पे अनवरुद्दीन के बेटा छुपा हुआ था, वहां से सेना अर्काट पे बुलाते हैं, पराजित होते हैं और इस तरीके से मोहम्मद अली को बचा लिया जाता है। यहां पर जो मुजफ्फर जंग है, पौंडीचेरी से हैदराबाद जा रहे होते हैं, रास्ते में उनकी हत्या करवा दी जाती है। अब फ्रांसीसी क्या था? कहानी ये था, शुरुआती वर्षों में ये सफल थे, लेकिन बाद में ये हारते हैं। किससे? अंग्रेजों से हारते हैं। पहले वाले में ये विजयी थे, पहले वाले में फ्रांस वाले में ये विजयी थे। एक्सला सेटल की जो संधि हुई थी। इस बार जो है कहा जाता है समय समय की बात है, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा। इस बार जो है फ्रांसीसी कमजोर होंगे और ब्रिटिश जो है इनको पराजित करते हैं। अब जब फ्रांसीसी हारते हैं तो सबसे बड़ी कमी क्या होती है? सबसे बड़ी भूल क्या होती है? सबसे बड़ी भूल जो होती है 1754 ईस्वी में टुपले को
भारत से वापस बुलाना, भारत से वापस बुलाना। और इनके जगह पे कौन बना भाई? गोडेहू जो है, गोडेहू जो है नया गवर्नर जनरल बना, नया गवर्नर जनरल बना। गोडेहू को भारत की परिस्थितियों के बारे में पता ही नहीं था। एक हाथ से कोई पराजित और एक विजय से कोई सिकंदर नहीं होता है। पहला युद्ध अपने दमखम पे डुबके जिताया हुआ था, दूसरे में अगर हार गया तो उतना नकारा हो गया कि हमसे बुला लिए। ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी, फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी भूल थी। गोडेहू जो नया गवर्नर है इसे भारतीय परिस्थितियों के बारे में समझ नहीं रहता है। पौंडीचेरी की संधि हुआ भाई, क्या हुआ? दोनों पक्ष एक दूसरे के विजित क्षेत्र को लौटा देते हैं। अब कहां पे आते हैं? अब तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पर आते हैं। मुद्दे की बात क्या है? तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या था? कारण क्या था? तो कारण जो रहता है वो सप्तवर्षीय युद्ध रहता है। सप्तवर्षीय युद्ध है, किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ था। कल मैंने बताया दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, मात्र इंग्लिश चैनल का गैप है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में मात्र इंग्लिश चैनल। एक दूसरे के धूल विरोधी थे, मतलब अभी 7 वर्ष के लिए लड़ रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि 7 वर्षीय युद्ध 100 सालों तक लड़े थे। और एक तरीके से उस जमाने का ये वर्ल्ड वॉर था, मतलब ये विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग पढ़ते हैं। ये उस जमाने का वर्ल्ड वॉर था जिसमें केवल ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे हैं। ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां भी इनकी व्यापारिक कोठियां हैं, लड़ना शुरू करते थे यूरोप से। झगड़ा उत्तराधिकार का संघर्ष पहले वाले में कहां पे शुरू हुआ था? यूरोप से शुरू हुआ था। भारत में भी लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां इनकी व्यापारिक कोठियां होती थी वहां वहां पे ये लड़ रहे होते हैं। मामला कुछ नहीं होता है, मामला यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है 1756 से 1763। इसी युद्ध का विस्तार क्या होता है? इसी युद्ध का विस्तार भारत में होता है। इसी का विस्तार भारत में होता है। गलती पहले ही हो चुकी थी। गलती पहले क्या हो चुका था? टुकड़े को वापस बुला लिए थे। गोडेहू जिसको अभी इनकी भारत की परिस्थितियों के बारे में अच्छे से पता भी नहीं है, किसे सेना नायक बना करके भेजा जाएगा? तो सेना नायक जो है वो काउंट डी लाली रहते हैं। कौन सेना नायक बन के आएगा? तो सेना नायक जो है फ्रेंच सेना नायक काउंट डी लाली रहता है। काउंट डी लाली रहता है। बड़ा ही सामर्थ्यवान रहता है, बड़ा ही सामर्थ्यवान और योग्य सेना नायक रहता है। परंतु जो कहा जाता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, काउंट डी लाली की कमियां क्या थी भाई? तो इसकी जो कमियां रहती हैं, बड़ा कठोर स्वभाव का था, बड़ा कठोर स्वभाव का आता है। तो लगता है कि, और ये उस आत्मविश्वास से पूर्ण भी रहता है कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को के हितों को भारत में नाबूद कर देंगे। योग्य भी रहता है, सामर्थ्यवान भी रहता है। कल भी मैंने कहा था हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कमी क्या रहती है? कठोर स्वभाव का रहता है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बड़ा ही अपमानजनक तरीके से बर्ताव करता था। अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बड़ा ही अपमानजनक तरीके से व्यवहार करता था। भाई नेतृत्व कौशल का गुण होता है। नेतृत्व कौशल, आप डीएम साहब बनेंगे तो कोई ऐसा नहीं तो हो गए हैं सबको बस डरवाते, सबको जिले में बेइज्जत करते चलेंगे। नेतृत्व कौशल होता है। भारत की संस्कृति है ना, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जब सबसे उच्च अधिकारी है तो झुक जाइए, लोगों को सम्मान दीजिए, उससे अपने पक्ष में उनका समर्थन लीजिए। परंतु जनाब क्या रहते हैं? जनाब कठोर स्वभाव के रहते हैं। जब कठोर स्वभाव के रहते हैं, अपने ही अधिकारियों से, अधीनस्थ अधिकारियों से दुर्व्यवहार करेंगे तो कौन है भाई जो आपके प्रति सम्मान दिखाएगा? और अगला क्या होता है? हमें तो अपनों ने लूटा। बैठा हुआ फ्रांस में कौन था? फ्रांस में बैठा हुआ निरंकुश राजतंत्र बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश के बारे में एक लाइन में आप समझ सकते हैं, अंधेर नगरी और कपट राजा। विलासितापूर्ण जीवन अपने चरम पर था। राजा और उसके अमीर वर्ग की विलासिता में कोई कमी ना हो। पहले ही 2 युद्ध लड़ चुके हैं, अब तीसरा भी शुरू हो गया है। भारत में जब युद्ध शुरू होता है, भारत में जब युद्ध शुरू होता है तो क्या होगा? भारत में युद्ध शुरू होने पर फ्रांसीसी सेना को किसका अभाव हो जाएगा? फ्रांसीसी सेना को रसद सामग्री, जो खाने पीने की सामग्री है, रसद सामग्री की कमी हो जाएगी। गोलियों और तोप के गोलों की कमी हो जाएगी। फंड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? फंड जो होता है, मतलब वित्तीय स्थिति भी कमजोर रहेगी। फ्रांसीसी सेना को नियमित वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक अभाव है। आर्थिक अभाव और सेना को
नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है, नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है। पहले से ही इनके कठोर स्वभाव से जले भुने हुए थे। आगे जो रही सही कसर थी, सेना का अपना मनोबल होता है, आत्मविश्वास होता है। कोई भी युद्ध बाहुबल से नहीं जीता जाता है, कोई भी युद्ध पहले मनोबल से जीता जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। सेना का मनोबल ही गिरा हुआ था भाई। अरे सिकंदर की सेना ने जब विद्रोह कर दिया भाई, सिकंदर की एक नहीं चली जो विश्व विजेता था। सिकंदर जो विश्व विजेता था, बस अंतिम डेस्टिनेशन, भारत जो है अंतिम डेस्टिनेशन था। और हृदय विदारक तरीके से वो हार्ट ब्रेकिंग वे में अपनी सेना से कहता है बस एक बार मेरे लिए लड़ लो, क्यों? क्योंकि भारत अंतिम स्थल है। परंतु कहानी क्या है भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। सिकंदर की सेना का मनोबल गिर चुका था। क्यों गिर चुका था? पोरस के हाथियों ने क्या किया था? पोरस के हाथियों ने भारी घमासान मचाया हुआ था। सिकंदर की सेना का मनोबल इसलिए गिरा हुआ था कि सेना से लड़ाओ, सैनिक से लड़ाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ऐसे देश में लेके आया वो हाथी को पहली बार देखे थे, जहां पे अजीबोगरीब जानवर है। अब क्या है, यहां पर भी वही चीज है भाई कि मन के हारे हार है, मन के सेना का मनोबल गिरा है, नियमित वेतन नहीं है, खाने के लिए रसद सामग्री का आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, चलाने के लिए गोलियां वही मन में रात में ही, जैसे रात में आएगी गोली है कि नहीं है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मन से हार गई हुई सेना थी। यहाँ पे फ्रांसीसी किससे भी युद्ध हो रहा है, फ्रांस और अंग्रेजों का युद्ध हो रहा है, यहाँ पे मन के हारे हार है और वहां पर अंग्रेजों के साथ मन के जीते जीत है। कैसे जीत है भाई, कैसे मन के जीते जीत है? कहावत सुने ना कि अलादीन का चिराग मिल जाना, अलादीन का चिराग मिल जाना। ये युद्ध कब से कब तक चला था? 1756 से 1763 तक। इसी बीच में क्या हुआ था? इसी बीच में अंग्रेज जो है, अंग्रेज 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीत गए थे। प्लासी का युद्ध जीते थे। जब अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीते थे, प्लासी मतलब बंगाल को जीते थे, बंगाल भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र। अलादीन का चिराग जो एकदम फ्रांसीसियों के पास खाने के लिए रसद सामग्री नहीं, चलाने के लिए गोली नहीं, तोप में गोला बारूद नहीं, और यहाँ पे अलादीन का चिराग मतलब बेशुमार धन दौलत मिला था। उस जमाने का, आज का नहीं, उस जमाने का 50 लाख रुपया लगभग मीर जाफर जब नवाब बना था उसने गिफ्ट दिया था, इसने दिया कंपनी को। बेशुमार धन दौलत है, मन के जीते जीत है। 2 साल के बाद 1759 में क्या हुआ? 1759 में बेदारा के युद्ध में, बेदारा के युद्ध में डचों को भी हरा दिया भाई, डचों को हरा दिया, डचों को हराया। तो क्या है, दोनों सेनाओं के बीच में एक अजीब सा पैराडॉक्स है। एक तरफ अंग्रेजों की सेना जो है हाई मोरल में है, मनोबल बहुत ऊंचा है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना का मनोबल गिरा हुआ है। क्या होता है, क्या होता है? अंततः 1760 ईस्वी में वांडीवास तमिलनाडु में है, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित होते हैं। फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित होते हैं, पूर्णतः पराजित। और क्या होगा? राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, भारत से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी, राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाए। तो ये क्या है भाई? ये तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है। अब कहां पर आते हैं? अब आते हैं तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का प्रभाव क्या था? प्रभाव क्या था? कल उत्तर लेखन कला में मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे रचनात्मक पहलू उत्तर संरचना है। आप कैसे उसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहानी सुना दिया जाए और आप 5-7-8 पॉइंट बता दिया जाए। आप भी खुद की क्या कहानी सुना, क्या पॉइंट बताया सबने, नंबर ले दे करके मिलेगा, औसत नंबर, एवरेज मार्क्स पाएंगे। असल में भाई आईएएस का बैच उसी को कहा जाएगा जहां पर क्या हो, जहां पर आपको कहानी नहीं बल्कि कैसे इस एग्जाम का जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को कैसे भेजना है। अभिमन्यु भी इस चक्रव्यूह को नहीं भेज पाए थे। यूपीएससी क्या चाहती है, कैसे युवाओं को चाहती है जो अभिमन्यु से भी ज्यादा स्किल्ड हो, यूपीएससी के चक्रव्यूह को भेज पाए। पॉइंट वाइज में उत्तर लिखना ये जो है बड़ा ही कह सकते हैं कि एक जो कहा जाता है बीत गया दौर है। बीत गया दौर क्या, उस जमाने में भी नंबर नहीं मिलते थे। 250-150 सबका जमाना है। गागर में सागर भर दिए, नैया पार हो जाएगी। और कैसे गागर में सागर समग्र दृष्टिकोण के साथ। प्रभाव क्या है भाई? प्रभाव बस ऐसे दिखा दीजिए कि फ्रांस पर क्या प्रभाव था, और अगला बता दीजिए ब्रिटेन पर क्या प्रभाव था, ब्रिटेन पर प्रभाव, और एक और बता दीजिए इस युद्ध का भारतीय राजनैतिक
परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव, दूरगामी प्रभाव। बस इससे क्या हो गया, आप उत्तर को ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे उत्तर संरचना बना दिया। अब उत्तर जो चेक करने वाला है उसे भी क्या लगेगा, व्यवस्थित तरीके से, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके सोचने की, इसके समझने की, इसके प्रस्तुतिकरण की शैली है। तो चलिए भाई फ्रांस पर प्रभाव देखते हैं। फ्रांस पर प्रभाव, फ्रांस के हाथों से भारत हमेशा के लिए निकल गया, हमेशा के लिए निकल गया। अगला, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की कनाडा में भी निर्णायक पराजय हुई। अगला और प्रभाव क्या देंगे, अन्य प्रभाव, फ्रांसीसी सरकार की राजनीतिक दुर्बलता उजागर हुआ। इतना दिन ढोल के अंदर पोल को छुपाएंगे भाई, जो राजनीतिक मतलब वो क्या है, मैंने कहा कि विलासितापूर्ण जीवन जीने में मशगूल है, सरकारी कंपनी है। जो राजनीतिक दुर्बलता मतलब जब मन किया, कोई कहा ना कि एक हाथ से कोई हमेशा के लिए लूजर नहीं होता और एक जीत से कोई हमेशा के लिए सिकंदर नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है फ्रांस के हाथों से भारत हमेशा के लिए निकल गया। ये कनाडा में भी हार गए, तो कनाडा में हार गए क्योंकि उनके हाथों से निकल गया। अगला क्या होगा, इनकी राजनीतिक दुर्बलता जो है, फ्रांसीसी सरकार की राजनीतिक दुर्बलता उजागर हो गई। फ्रांस के प्रशासन का भ्रष्टाचार और जड़ता से आम जनमानस को यह पता चल गया कि असल में उनकी सामाजिक और आर्थिक दुर्गति का कारण फ्रांसीसी सरकार है। और आम जनता की निराशा आगे चलकर के फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। ब्रिटेन पे क्या प्रभाव पड़ा भाई, अब अगला मुद्दा देखा जाए कि ब्रिटेन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन की भारत में सामरिक और राजनीतिक स्थिति अत्यधिक मजबूत हुआ। ये बताइए, ये सब जो मैं लिखता हूं आप लोग भी लिखते हैं कि बस केवल कहानी ही सुनते हैं? 10% तो मुझे लगता है ऐसे, बस केवल वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना बस केवल जो कहा जाता है ना, विदेश मेरा तुम्हारा, जो लड़का इतना ज्यादा कमेंट करता है वो उस पढ़ता क्या होगा। आपस में चल रहे, उनको यहां से मतलब नहीं, उनको कमेंट में कौन क्या लिखा उसका क्या जवाब देना है उससे मतलब है। लिखते हैं भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। जो है, जो देखिए समर्पित हैं, जो लगनशील हैं, एक कहा जाता है ना कि पर्वत भी उनके लिए रास्ता। पानी क्या है भाई, पानी भी मैं पी रहा था ना, सबसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट मींस पानी को अभी वो कीजिए, लेकिन नदी का रास्ता कौन रोक पाया है। बिल्कुल भाई, एकदम मन गदगद हुआ, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा जो है। ठीक है, तो चलिए भाई लिखते हैं। तो फिर क्या करूंगा, लिखवाऊंगा अभी जो मेन पॉइंट है वो लिखो। ये सब तो मैं खुद ही लिख दिया हूं, इसको लिख लो आप। अगर अभी नहीं लिखे हो तो क्या है, पूरा चार्ट जो है ये वाला लोड हो जाता है तो आप उसे वहां पर देखकर वहां भी लिख लेंगे। अभी मैं लिखवाऊंगा वैसे कुछ चीजें, मैं पढ़ा भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, मतलब क्या लिख रहा हूं, मतलब लिखवा भी रहा हूं। नहीं, मैं लिखवाऊंगा बेटा, सब कुछ जो बोर्ड पे लिखा है वो नहीं लिखवाऊंगा, एडिशनल पॉइंट है उसे मैं लिखवाऊंगा। तो भारत में सामरिक और राजनीतिक स्थिति क्या हुई, अत्यधिक मजबूत हुआ। अगला क्या हुआ, फ्रांस की पराजय के साथ अंततः सभी यूरोपीय प्रतिस्पर्धी भारत से बाहर हो गए। अगला फायदा इनको ये मिल गया, ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा। अगला क्या है, सभी प्रतिस्पर्धियों को भारत से बाहर होने से क्या हुआ, ये ब्रिटेन वाले में लिख लीजिए आप लोग। सभी प्रतिस्पर्धियों के भारत से बाहर होने से क्या हुआ, भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर, अगला पॉइंट है, भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर एक छत्र रूप से ब्रिटेन का एकाधिकार स्थापित हुआ। अब अगला प्रभाव क्या होगा भाई, जब भारत के प्राकृतिक संसाधन के एक छत्र रूप से एकाधिकार स्थापित हुआ। अगला वाला पॉइंट लिख लीजिए, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को एक नवीन गतिशीलता प्राप्त हुआ। अब फ्रांसीसियों को कहां पे हराए हैं, फ्रांसीसियों को कनाडा में हराए हैं। ये कनाडा से भी अगर हार गए तो किसने कब्जा किया, अंग्रेजों ने कब्जा किया। अगला पॉइंट कर लीजिए, लिखिए कि अगला पॉइंट, ब्रिटेन का कनाडा के समस्त संसाधनों पर राजनैतिक
और आर्थिक रूप से प्रभुत्व स्थापित हुआ, राजनैतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो ये क्या है? ये तृतीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का ब्रिटेन पे प्रभाव है। एक और प्रभाव जोड़ लीजिए, एक और प्रभाव कर लीजिए, एक और लिखिए। इस सप्तवर्षीय युद्ध में, इस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन को आकस्मिक रूप से, इस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन को आकस्मिक रूप से, ब्रिटेन को भी कर लीजिएगा, ब्रिटेन को भी आकस्मिक रूप से आर्थिक नुकसान हुआ था, आर्थिक नुकसान हुआ था, जिससे जिससे ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश, ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश, आज बहुत ही भाई लव यू सर का वो आ रहा है, लव यू टू बेटा। धीरे धीरे देखिए, मैं आप सभी लोगों को अपने जोन में खींच लूंगा। अपने जोन में खींचना मतलब कि धीरे धीरे आप हमारे मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं। हो सकता है शुरुआती क्लास में आपको मेरा स्टाइल नहीं समझ में आ रहा था। ये होता है ना कि आप एक दूसरे जोन में थे, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में थे, अब मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड में ले रहा हूँ, ठीक है? तो धीरे धीरे आप सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो क्या बोल रहा था कि आकस्मिक रूप से अपने उपनिवेश अमेरिका में, अपने उपनिवेश अमेरिका में स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी ब्रैकेट में कर लीजिए कर, स्टाम्प ड्यूटी कर, ब्रैकेट में कर, ब्रैकेट क्लोज लगाया, स्टाम्प ड्यूटी ब्रैकेट में कर लगाया, जिससे जिससे अमेरिका में एक आक्रोश की लहर फैल गई, जिससे अमेरिका में एक आक्रोश की लहर फैल गई, जो अंततः अमेरिकी क्रांति और जो अंततः अमेरिकी क्रांति ब्रैकेट में 1776 ईस्वी, जो अंततः अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता का कारण बना, अमेरिकी स्वतंत्रता का कारण बना। अब भाई आते हैं हम लोग इस मुद्दे पर कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसियों का भारत से बाहर होना किस बात का वो था? फ्रांसीसियों का भारत से बाहर होना इस बात का सबूत था कि अब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार के, अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार का खुला अवसर था, खुला अवसर था। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों जो है प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज क्यों नहीं सीधे शासन में आ गए, या बक्सर के युद्ध के बाद भी सीधे सत्ता वो अपने हाथों में क्यों नहीं ले रहे हैं। ये खुला अवसर था, अभी जस्ट वो क्लियर हो जाएगा। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार का खुला अवसर था, तथा अगला प्रभाव अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर के साथ, प्लासी तो भाई 57 में जीत गए थे, उत्तर के साथ दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत में भी साम्राज्य विस्तार को सुनिश्चित किया, सुनिश्चित किया। अगला प्रभाव क्या है? साम्राज्य विस्तार को सुनिश्चित किया। अगला प्रभाव क्या है? भारत धीरे धीरे, अगला लिखिए, भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया, अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को अब अंग्रेजों ने, भारतीय अर्थव्यवस्था को अब अंग्रेजों ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था को अब अंग्रेजों ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित कर दिया, रूपांतरित कर दिया। सही है? तो चलिए, ये क्या हुआ? ये फ्रांस पर प्रभाव, ब्रिटेन पर प्रभाव और भारत पर प्रभाव। ये देखिए, ये सारा चीजें ऐड करके हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, वो नोट्स बना रही है। ये सारा भी है, जिसमें नहीं लिखा हुआ है ये सारे पॉइंट है, और जो मैंने बोला वो सारे भी पॉइंट हैं। आपको करना क्या है? आप उसका प्रिंट आउट, या तो सॉफ्ट कॉपी आप पढ़ लीजिए जो डेली क्लास नोट्स के नाम से आता है, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आधा घंटा समय दीजिए, अपने से लिख लीजिए डेली क्लास नोट्स का। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करें, प्रॉपर नोट्स मिलना चाहिए, वो हमारी टीम बना रही है और बना करके 24 घंटे में आपके प्लेटफॉर्म पे ऐड भी कर रही है। ठीक है बेटा? तो कहीं से भी क्या है, कहीं से भी अगर आपका छूट भी रहा है तो आपका अपना नुकसान नहीं है। ठीक है? आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? फ्रांसीसियों के पराजय के कारण, फ्रांसीसियों के या फ्रांसीसी कंपनी के भारत में पराजय के कारण, फ्रांसीसी कंपनी के भारत में पराजय के कारण। तो कैसे कारण हो सकते हैं? दो तरीके से कारण हो सकते हैं। एक तो फ्रांसीसियों की अपनी कमजोरियां, और दूसरा क्या हो सकता है?
इंडिया कंपनी के अपने मजबूत पक्ष। फ्रांसीसियों के पराजय के क्या कारण थे? तो पहला क्या है? पहला जो है फ्रांसीसियों की अपनी कमजोरियां, और दूसरा जो है इनकी हमेशा उत्तर में देखिए कोई आप नया पॉइंट नहीं देंगे, लेकिन उसी पॉइंट को नए तरीके से रख सकते हैं। यही आपकी एक सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है, तो सबसे टॉप लेवल की अपनी स्मार्टनेस है। ठीक है, तो परंपरागत से क्या करना है? परंपरागत से थोड़ा सा भिन्न तरीके से रखना है। तो अगला क्या है भाई? फ्रांसीसियों की कंपनी क्या थी, सॉरी फ्रांसीसियों की कमजोरियां क्या थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मजबूत पक्ष क्या थे? तो पहला पहलू क्या है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी उपक्रम था, एक सरकारी उपक्रम था। अतः क्या था? अतः इसमें अत्यधिक ढीलापन निर्णयन में देरी था। आज भी क्या है? आज भी वही चीज है कि भारतीय रेलवे या कोई भी सरकारी कंपनी में क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? लेट लतीफ होता है, ढीलमुल रवैया होता है। विदेशों में जहां पे ट्रेन, जापान में सेकंड में ट्रेन अगर लेट होती है तो वो भी मुद्दा है, मिनट 2 मिनट से बड़ा। यहाँ पे तो अगर घंटा 2 घंटा ट्रेन अगर लेट है उसे राइट टाइम ही मान के चला जाता है। अगर घंटा 2 घंटा लेट है तो माना जाता है राइट टाइम चल रही है। अगर 3-4 घंटा लेट हो गया तो माना जाता है हाँ देर है, बस 1 महीने तक आने वाला है, देखिएगा 10 घंटा देर चलेगी। ठीक है, मेरा क्लास करने से पहले बस केवल आप एनसीईआरटी पढ़ जाइए प्रभाकर, बस केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई भाई बताऊं किताब नहीं पढ़ना। ओनली देयर इज अ नीड टू कवर द ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ बिपिन चंद्र की पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ के आइए। सही है, तो चलिए भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी उपक्रम था, इसमें अत्यधिक ढीलापन और निर्णय में देरी था। यहाँ पे क्या है भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उपक्रम था, अतः कंपनी में गतिशीलता और तीव्र निर्णयन प्रक्रिया थी। यहां पर क्या था भाई? यहां पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार था, योग्यता के सिद्धांत की अवहेलना थी, प्रशासन या कंपनी में अनदेखी था। भ्रष्टाचार था तभी तो ऐसा सामग्री नहीं है, भ्रष्टाचार था तभी तो वेतन समय से नहीं है। यहाँ पर क्या है भाई? कुछ अपवाद कुछ समय के लिए यहाँ पर भी, जैसे वो रहता है, वो भी बात की घटना है, जब फॉरेन टेस्टिंग रहता है थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार यहाँ पर भी हो रहता है, फ्लाइट के समय में भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार का वो रहता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट कंपनी है, वो भी भ्रष्टाचार भारतीयों के साथ था, कंपनी के संसाधनों की कोई खुली लूट नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर दे देंगे कि प्रशासनिक योग्यता थी, प्रशासनिक गतिशीलता थी। क्या थी? प्रशासनिक गतिशीलता थी। अगला दे देंगे फ्रांसीसियों का जो नेवल को क्या कहेंगे? नेवल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? जलपोत नहीं, नौपरिवहन। फ्रांसीसियों की नौसेना दुर्बल थी, जबकि ब्रिटेन की नौसेना लगभग अपराजेय थी। दे वर द अनबीटेबल। यही आगे चलकर के आपको समझ में आएगा जब प्रश्न मिलेगा कि हैदर अली का जंग साम्राज्य निर्माण के लिए, टीपू सुल्तान का जंग साम्राज्य को खोने के लिए। हमेशा देखिए आप लोगों से भी कहा जाता है ना कि जो मजबूत पक्ष है उस पर खेलिए। जो भी आपका मजबूत पक्ष है, आप एग्जाम में भी जा रहे हैं तो पहले क्या करना है? पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है वहां के क्वेश्चन को कीजिए। हैदर अली का मजबूत पक्ष उसकी स्थल सेना थी, वो हमेशा स्थल सेना पे अंग्रेजों से लड़ने को प्राप्त था। टीपू सुल्तान 18 साल के थे भाई, 18 साल में ही हैदर अली मर जाते हैं 1782 में। टीपू सुल्तान मात्र 18 साल का लड़का। एक जो कहावत कहा जाता है कि छोटी उम्रों में तजुर्बा कम होता है। टीपू सुल्तान के पास अनुभव नहीं था, सारा खेल जीवन में अनुभव का है। दादी दादा का जीवन में वो घर पे बैठे हुए, लेकिन जीवन में योगदान किया, उनका अनुभव मिलता है, उनके अनुभव का ज्ञान मिलता है। अब टीपू सुल्तान युवा रहता है, वो जिससे नौसेना में लड़ने की तैयारी करता है अंग्रेजों से, जो यूरोप में अपराध नेपोलियन को नेस्तनाबूद कर दिए थे। सबको तो छोड़िए भाई, यूरोप का जो सबसे बड़ा योद्धा नेपोलियन था। 1804 थोड़ा आगे की बात है, 1804 में नेपोलियन इतना बड़ा योद्धा यूरोप में, आधुनिक यूरोप में पैदा नहीं हुआ। वो नेपोलियन गया था ब्रिटेन को समंदर में हरा देंगे, समंदर के ये बेताज बादशाह थे। ट्राफाल्गर के युद्ध में 1804 ईस्वी में नेपोलियन ही नहीं, स्पेन नेपोलियन का मित्र, नेपोलियन किसी फ्रांस का था, इसी फ्रांस का नेपोलियन था। और इसका जैसे सोले पिक्चर में जय की दोस्ती थी, इसका जिगरी दोस्त स्पेन था। दोनों की नौसेना तहस नहस हो गई थी। क्यों? क्योंकि समंदर के बेताज बादशाह थे। टीपू सुल्तान को अनुभव नहीं था, चला गया लड़ने के लिए कि हम समंदर में भी लड़ेंगे। जो मजबूत पक्ष था उस पर खेलना चाहिए था, जैसे इनके पिताजी थे। अभी समंदर में वो भी किससे लड़ने चले थे? समंदर के बेताज बादशाह हैं। अगला क्या कारण है भाई? तो अगला जो है, अगला लिखिए पराजय के कारण। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की, यहां पे लिखिए फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की निष्क्रियता
निष्क्रियता, निरंकुश राजतंत्र की निष्क्रियता इनके पराजय का कारण बना, इनके पराजय का कारण बना। यहां पे लिखिए, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी, जो कि अपने हितों के प्रति संवेदनशील थे, जो कि अपने हितों के प्रति संवेदनशील और सक्रिय थे, हितों के प्रति संवेदनशील और सक्रिय थे। अगला पॉइंट कीजिए, बुर्बो वंश को, अगला पॉइंट कीजिए, बुर्बो वंश को बोल के नहीं लिखा हूं तो मौन धारण करके कैसे लिखेंगे भाई? मौन धारण करके तो लिखेंगे नहीं। तो अजीब, आपका कमेंट आप लोग का पढ़ना ही मुझे लगता है बेवकूफी है। सब बोल के लिखवाते हैं, बोल के नहीं लिखा हूं तो मौन धारण करके कैसे लिखेंगे? लिखिए, फ्रांस के बुर्बो वंश को कंपनी के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कंपनी के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और राजा अपने ही विलासी जीवन में, राजा अपने ही विलासी जीवन में लगा हुआ था। यहां पे अगला पॉइंट लिखिए, जबकि ब्रिटेन की संसदात्मक, जबकि ब्रिटेन की संसद, जबकि ब्रिटेन की संसद, जबकि ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः सहयोग दिया। कुछ टेक्निकल एरर है, साहबुद्दीन का प्रश्न है कि डेली क्लास नोट्स नहीं आया हुआ है, कुछ ऐप में टेक्निकल कंटेंट की नोट्स बना करके भेज चुकी है, ऐप में कुछ टेक्निकल तकनीकी कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से अपलोड नहीं हुआ, जैसे ही वो होगा अपलोड हो जाएगा। अगला लिखिए भाई, फ्रांस, यहां पे लिखिए, फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसियों की आर्थिक कमजोरी, फ्रांसीसियों की आर्थिक कमजोरी उनके पराजय का कारण था, फ्रांसीसियों की आर्थिक कमजोरी उनके पराजय का कारण था। इधर लिखिए ब्रिटेन में, जबकि ब्रिटेन को प्लासी के युद्ध से, जबकि ब्रिटेन को प्लासी के युद्ध से अत्यधिक आर्थिक संसाधन प्राप्त हुआ था, अत्यधिक आर्थिक संसाधन प्राप्त हुआ था, जो कि उनके विजय में निर्णायक रहा, जो कि उनके विजय में निर्णायक रहा। अगला लिखिए, अगला फ्रांसीसियों में, फ्रांसीसियों की भारत में गतिविधियां, फ्रांसीसियों की भारत में गतिविधियां, कमेंट से ना बार बार आप लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्रांसीसियों की भारत में गतिविधियां पांडिचेरी के ही इर्द गिर्द सीमित रहा, पांडिचेरी के ही इर्द गिर्द सीमित रहा। उस वाले में, जबकि अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हित बंगाल, मद्रास और बंबई में, बंगाल, मद्रास और बंबई में विस्तारित किया, और समय समय पे हर जगह से, और समय समय पर हर जगह से इन्हें आवश्यक सैन्य और आर्थिक मदद मिलता रहा, इन्हें आवश्यक सैन्य और आर्थिक मदद मिलता रहा। अगला पॉइंट कीजिए, फ्रांसीसी गवर्नर जनरलों, फ्रांसीसी, यहां पे लिखना है, फ्रांसीसी गवर्नर, चलिए ये सब नादान बालक है, क्या सुन ले बेटा, गुंजन कुछ पूछेंगे तब तो सुन लो ना। एक और प्रश्न आया था, सर सुन लीजिए, क्या सुन लो? अच्छा प्रणाम कर रहे हैं उसका सुन लो, 25-30 प्रणाम का वो किया, डिस्टर्ब मत कीजिए बेटा, बार बार एक ही चीज को करेंगे ना वो होता है। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए, फ्रांसीसी गवर्नर जनरलों और अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य, अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य वैचारिक मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे। यहां पे लिखिए, जबकि ब्रिटेन वाले लिखिए, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी एकीकृत रूप से, एकीकृत, इंटीग्रेटेड कहेंगे, एकीकृत रूप से भारत में अपने हितों को आगे बढ़ा रहे थे, एकीकृत रूप से भारत में अपने हितों को आगे बढ़ा रहे थे। अगला लिखिए, फ्रांसीसी लिखिए, फ्रांसीसी राजतंत्र की निरंकुशता, फ्रांसीसी राजतंत्र की निरंकुशता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार से फ्रांसीसी सेना की, फ्रांसीसी राजतंत्र की निरंकुशता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार से फ्रांसीसी सेना की सक्रियता, ट्रेनिंग को क्या हिंदी में कहते हैं? फ्रांसीसी सेना की सक्रियता, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, और अंततः उनकी धार, और अंततः उनकी मारक क्षमता कमजोर हो रही थी, इधर लिखिए, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना के प्रशिक्षण और उनके सैन्य
सेना के प्रशिक्षण और उनके सैन्य कौशल पर अत्यधिक निवेश करते थे, अत्यधिक निवेश या खर्च करते थे, जो उनकी विजय का कारण बना, जो उनकी विजय का कारण बना। तो चलिए बेटा, ये यूनिट यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम लोग कहां पर आते हैं? अब हम लोग नए यूनिट पर आते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन। पहले भी मैंने बताया था कि यूरोप में 5 परंपरागत महाशक्तियां थी। ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, हॉलैंड है, जिनको जहां पे अवसर मिलता गया वो वहां पर उस देश को अपना गुलाम बनाते गए। ब्रिटेन को भारत में अवसर मिला और भारत में साम्राज्य विस्तार, ये आपका अगला यूनिट है। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार क्यों भाई? आखिर क्यों? पहले इस बात को समझा जाएगा, फिर उसके बाद ये साम्राज्य विस्तार 100 वर्षों तक हुआ, 1757 से 1857 ईस्वी तक। इस विस्तार की प्रक्रिया को देखा जाएगा, साम्राज्य विस्तार के विविध चरण को देखा जाएगा। अगला जो है, इस साम्राज्य विस्तार का प्रभाव क्या था? Why the Britishers led the expansion of empire in India? What were the various stages of the expansion of British Empire in India? And ultimately, what were the multidimensional impact of that expansion of British Empire? आइए भाई, क्यों पे हम लोग विचार करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार क्यों हुआ? तो क्यों में कुछ राजनैतिक हित थे। अगला जो है, इस क्यों में कुछ आर्थिक हित थे। इस क्यों में कुछ सामाजिक सांस्कृतिक हित थे और इस क्यों में साम्राज्य विस्तार में कुछ इनके धार्मिक हित थे और कुछ इनके वैज्ञानिक तकनीकी हित थे। थोड़ा बड़ा दिखता है। एक अगर और देना चाहें तो एक बोल दीजिए कि कुछ इनके थोड़ा बड़ा दिखता है। सामरिक हित थे, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट थे। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है? क्या हुआ भाई, बड़ा मुस्कुराहट का सिंबल कुछ गलत दिखा क्या? क्या हुआ, बड़ा आप लोग मुस्कुरा रहे हैं? कुछ गलत हुआ क्या? चलिए आप लोग, मैं मान के चलता हूं नादान परिंदे हैं, बिना मतलब का हंसते रहते हैं। आइए भाई, तो क्या है ब्रिटिश साम्राज्य का जो भारत में विस्तार है, आखिर क्यों हुआ? 100 साल तक ये क्यों? अरे अनवरत युद्ध में क्या इनके लोग नहीं मारे जा रहे थे क्या? क्या हर बार ये जीत ही रहे थे? क्या हर बार ये जीत ही रहे थे क्या? एक ही पटकनी तो दिए थे मराठों ने। एक बार मराठों ने हराया, जो कहावत कहा था ना, बड़ी मार के सब शेरों से महाराज मैं नहीं हूं। 20 साल तक हिम्मत नहीं पड़ी किसी से मराठा की तरफ देखें। हैदर अली जब तक जीता था तब तक मैसूर की तरफ भी, मैसूर का बाल बांका नहीं कर पाए। महाराजा रणजीत सिंह जब तक पंजाब में जिंदा थे, हिम्मत नहीं पड़ी कि पंजाब की तरफ नजरें इनायत कर दें। तो ऐसा नहीं था कि हर बार यही जीत रहे थे। 100 साल के विस्तार की प्रक्रिया थी। 1857 के विद्रोह में चुन चुन करके अंग्रेजों को मारा गया था। पूरे मेरठ में क्या कर दिया गया था? पूरे मेरठ में जितने भी अंग्रेज थे सबको मार दिया गया। अगले दिन जो विद्रोही सिपाही थे 11 मई को यहां पे पहुंचे। जैसे ही बहादुर शाह द्वितीय ने स्वीकार किया, क्या हुआ? दिल्ली में भी कत्लेआम हुआ। सारे अंग्रेजों को जितने भी मिले सबको मार दिया गया। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो इनका था ना, नस्लीय भेदभाव जो था, वही 100 साल का गुस्सा था भाई। और कानपुर में तो वो हालत हुआ था कि कानपुर में भी गंगा बहती है, इलाहाबाद में भी गंगा बहती है। कानपुर में वो हालत हुआ था कि इलाहाबाद तक गंगा नदी का पानी लाल था। बाद में इनका रीइंफोर्समेंट आया हुआ था बाहर से, फिर से वही मुकद्दर के सिकंदर थे। क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया, बाहर से रीइंफोर्समेंट आ गया, 1857 विद्रोह को दबा ले गए। कहने का मतलब है कि हर बार ये जीते नहीं थे, बहुत बार हारे भी थे, लेकिन फिर भी साम्राज्य विस्तार क्यों? Why they are committed to make the expansion of the British Empire? Behind that there were some political interest. उसके पीछे क्या था? उसके पीछे जो है इनके राजनीतिक हित थे। इस राजनीतिक हित में क्या है भाई? कौन से राजनीतिक हित थे? पहला राजनीतिक हित था कि भारत की एकमात्र केंद्रीय शक्ति बनना। भारत की प्लासी से जो आर्थिक समृद्धि मिला था, जो कहा जाता है कि शेर के मुंह में रक्त लग गया, वो खून लग गया, मतलब लालच और बढ़ गई। प्लासी से जब इनको, इनकी तो आंखें चौंधी आ गई भाई, भारत में जो आया ना उसकी आंखें चौंधी आ गई। गजनवी भी आया था, जब महमूद गजनवी भी आया था, सोमनाथ मंदिर का खजाना देखा,
जो सपने में नहीं सोचा था उससे ज्यादा खजाना वो देखा। ये भी भारत को साफ सफेद का ही देश समझ रहे थे। प्लासी, जब ये प्लासी की समृद्धि को इन्होंने महसूस किया तो कहा जाता है कि और ज्यादा लालची हो गए। सोचे कि बंगाल ही क्यों भाई, समूचा उत्तर भारत, जब समूचा उत्तर भारत मिला तो सोचे समूचा दक्षिण भारत, समूचा दक्षिण भारत मिला तो हित क्या थे? भारत की एकमात्र केंद्रीय राजनैतिक शक्ति बनना चाहते थे। और हुआ भी वही। पहले से ही फ्रांसीसियों से भारत पे कौन अधिकार करेगा 1745 से ही लड़ना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि भारत केवल हमारा होगा, ना तुम्हारा, ना तुम्हारा भारत केवल हमारा होगा। अभी शुरुआत भी अच्छे से नहीं हुआ था, तब तक डचों को खरीद दिए। एकमात्र राजनीतिक शक्ति का जो राजनीतिक हित है, मैं केवल भारत की एकमात्र केंद्रीय राजनीतिक शक्ति बनूंगा। ये जो राजनीतिक हित है, इसके पीछे कौन से कारण काम कर रहे थे? इसके पीछे सामरिक और आर्थिक कारण काम कर रहे थे। हो सकता है आप आईएएस बनना चाहते हैं, इसके पीछे आपके कुछ अपने आर्थिक वो हो सकते हैं। ये तो क्लास 1 की जॉब है। एक बार जब नौकरी के लिए मेहनत करना ही है तो क्लास 1 के लिए मेहनत किया जाए। जितनी भी परिवार की आर्थिक दिक्कत है, आर्थिक संकट है, एक बार बन गए तो कहा जाता है 2 पुश्त पहले 2 पुश्त आगे दोनों तक जाते हैं। असल में जो इनका राजनीतिक हित था कि मैं केंद्रीय राजनीतिक शक्ति बनना चाहता हूं, इसके पीछे इनके आर्थिक और सामरिक हित है। अब मुद्दे की बात है कि सामरिक हित क्या है? सामरिक हित जो है ब्रिटेन का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था और भारत उसके केंद्र में था। सामरिक हित मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रेटेजिकल मतलब कि जो चिट भी अपनी पट भी अपनी। क्या है? भारत पूरे दुनिया के जो साम्राज्य हैं, उस पूरे दुनिया के साम्राज्य में सबसे केंद्र में था। ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, अफ्रीका है, अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, लैटिन अमेरिका है। यहां पर ये जो है आइलैंड के रूप में ब्रिटेन है। ब्रिटेन का साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया से लेकर कहां तक है? ब्रिटेन का साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया से लेकर, भारत से लेकर, चीन से लेकर, अफ्रीका से लेकर, अमेरिका से लेकर, कनाडा से लेकर लैटिन अमेरिका तक। इस साम्राज्य में लगभग केंद्र में था। अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो तो यहां से सेना भेज दिया जाए, बगल में बर्मा में कुछ हो भारत से सेना भेज दीजिए, अफ्रीका में कुछ हुआ भारत से सेना भेज दीजिए। ये क्या थी? सामरिक हित था। इसके साथ साथ सामरिक हित क्या है भाई? इसके साथ साथ सामरिक हित भारत प्राकृतिक संसाधन में संपन्न। अतः सामरिक महत्व क्या है? पूरी दुनिया के साथ व्यापार करते थे। व्यापार कैसे भाई? विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो इसी अमेरिका में क्या था? अमेरिका की क्रांति के समय में बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी। बोस्टन टी मतलब चाय। कहां की चाय? भारत की चाय ले जाकर के। सामरिक हित क्या है? भारत प्राकृतिक रूप से संपन्न है। पूंजीवाद की मानसिकता क्या थी? पूंजीवाद की मानसिकता आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब जहां से भी फायदा मिले उस फायदा को कमाना है। भारत का चाय ही नहीं, मैं कहा था भारत से दासों को भी ले जाकर अमेरिका में बेचते थे, अमेरिका में, अफ्रीका में। सामरिक हित क्या है भाई? ये तो राजनीतिक रूप से केंद्र में है, कहीं भी विद्रोह होता था यहां से सेना भेज देते थे। अगला है प्राकृतिक रूप से संपन्न है। यहाँ की चाय कहां पर? चाय की आदत अमेरिका वालों को दिला रहे हैं कि पियो जो है बड़ी अच्छी चीज है। आज भी अगर यूपी से कोई लड़का है, बिहार से कोई छात्र है, पूर्वी यूपी में गाजीपुर एक जिला है, अफीम की खेती होती है। बिहार में अफीम की खेती होती है। भारत का अफीम कहां पे बेचते थे? भारत का अफीम चीन में ले जाके बेचते थे। 2 बार अफीम भी लेते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? ये तो भारत केंद्र में था, दूसरा था भारत से समान। चीन के युवाओं को अफीम समझ रहे, ओपीएम वॉर से करते हैं। आम के आम गुठलियों का भाड़ में गई चीन का जो युवा जनरेशन है, जो युवा जनरेशन को क्या कहें, युवा पीढ़ी है, भाड़ में गई अफीम बेच रहे हैं, दम मारो दम। इसी को कहते हैं उसका नकारात्मक प्रभाव क्या? उससे मतलब नहीं है, अपने हित सुनिश्चित। आम के आम और गुठलियों के दाम हर जगह से जहां से प्रॉफिट हो उसे लेते जाओ। भारत में अफीम पैदा हो रहा है, चीन वालों को पिलाओ। पिएंगे तो लत लगेगी तो फायदा होगा। ये क्या थे भाई? ये इनके सामरिक हित थे। अब मुद्दे क्या थे? आर्थिक हित क्या थे? आइए इसी बात पर एक प्रश्न कर लिया जाए। इतिहास का प्रश्न है, लगेगा कि भूगोल का प्रश्न है। गंगा की समृद्धि टेम्स नदी को उर्वर बनाती है
इस कथन पर सोदाहरण प्रकाश डालें। उदाहरण प्रकाश डालें। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गंगा इंश्योर द फर्टिलिटी ऑफ द टेम्स रिवर। इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट। अब क्या मतलब है भाई? अब यहां पे दो चीजें समझना। मैंने क्या बोला था? प्रश्न की समझ होना चाहिए। प्रश्न की समझ, प्रश्न समझ में आ गया, आधा काम हो गया। गंगा की समृद्धि मतलब क्या है? और टेम्स नदी को उर्वर बनाती है, ये क्या है? टेम्स कहां बहता है? ब्रिटेन में। गंगा कहां बहता है? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में। जब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा बहती है तो गंगा क्या है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। जलोढ़ मृदा क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा क्षेत्र है तो क्या है भाई? जलोढ़ मृदा क्षेत्र है तो कान खोल के सुनना है, भारत का ही नहीं विश्व का जो है सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है। जब विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है तो क्या है? जब विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है तो यही तो गंगा की समृद्धि है। यही तो गंगा की समृद्धि है। अब ये गंगा की समृद्धि क्या है? ये गंगा की समृद्धि टेम्स नदी को उर्वर बनाती है। टेम्स नदी को उर्वर कैसे बनाती है भाई? टेम्स नदी को उर्वर कैसे बनाती है? यही तो आर्थिक हित है। यही तो आर्थिक हित है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कर रहे हैं। क्यों इन्होंने विस्तार किया? उसके हित थे, कई तरीके के हित थे। कई तरीके के हित में कहां पर है? आर्थिक हित में है। आर्थिक हित क्या है? आर्थिक हित यही है, भारत एक अत्यंत समृद्ध क्षेत्र, अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था। कान खोलकर सुनिएगा। जो कहा जाता है कि मुगलों ने भारत को लूटा, मुगलों ने भारत को लूटा तो भारत को ही आबाद किया, यहां से लेकर के मध्य नहीं गए थे। और मुगलों के समय भारत की समृद्धि को अगर समझना है भाई, मुगलों के समय भारत की समृद्धि को समझना है तो ऐसे समझिए, जो हमारे यहां पे कहा जाता है कि लक्ष्मी पैर तोड़कर विराजमान होती थी। लक्ष्मी पैर तोड़ के विराजमान मुगलों के समय में भी स्थिति वही थी। विश्व की 1/4 अर्थव्यवस्था भारत में थी। 1/4 यहां पहनने के लिए हाथ में जो है नीलम पोखराज नहीं मिलता है। मुगलों के भवनों में पित्रा में क्या था? बेशकीमती पत्थर, दीवारों में पत्थर लगे। भाई तो नागरिक साहब जाइए, तो बगल दिल्ली है, लाल किला में जाइए, सिर्फ दीवाने आम और दीवाने खास है। तो दीवार से नक्काशी बनी, उसमें से सब रत्न मोती और जो हीरे जवाहर सब नागरिक साहब निकाल के लेके चला गया। मुद्दे की बात है कि कौन सी चीजें अंग्रेजों को चकाचौंध कर दी, कौन सी चीजें इनको चकाचौंध कर दी? वो भारत की आर्थिक समृद्धि था। भारत अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था। गंगा का जलोढ़ मैदान मेरे देश की धरती से उगले हीरे मोती, और इसके साथ साथ मुगलों की समृद्ध आर्थिक विरासत, उद्योग धंधे फल फूल रहे थे। कहा जाता है भाई ना कि पुरानी कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया था। नए खवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया था। नए खवैये ये न समझे नदी का पानी। अरे कोई नौसिखिया तो थे नहीं भाई। अभी वो यूनिट आपने खत्म किया 1600 ईस्वी में ही आ गए थे। साम्राज्य विस्तार कब से हो रहा है? साम्राज्य विस्तार 1757 से। मतलब नौसिखिये तो थे नहीं। नए खवैये ये न समझे नदी का पानी 150 सालों का भारत के रग रग के समृद्धि से वाकिफ हो गए थे। उसी मुगलों के दौर में थे। मुद्दे की बात यह है भाई, जो कहा जाता है ना कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। आगे की लाइन मिटा दीजिए। आदमी हूं, आदमी से प्यार नहीं, ब्रिटेन का हूं, भारत का शोषण हर बार करता हूं। बस यही अपराध हर बार करता हूं, ब्रिटेन का हूं, भारत का शोषण हर बार करता हूं। आर्थिक हित क्या था? आर्थिक हित समृद्ध क्षेत्र था तो क्या किए? समृद्धि को निचोड़ना। गंगा ही समृद्ध क्षेत्र ना, समृद्धि को निचोड़ना है। और निचोड़ करके कहां पे वो करना है? ब्रिटेन में ले जाकर उसे समृद्धि को निचोड़ने के लिए क्या किया भाई? समृद्धि को निचोड़ने के लिए रैयतवाड़ी लाया। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था लाया। आर्थिक क्षेत्र की समृद्धि को निचोड़ने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि को निचोड़ने के लिए इनके हित क्या थे? औद्योगिक क्षेत्र को समृद्धि को निचोड़ने के लिए विऔद्योगीकरण किया। विऔद्योगीकरण किया। हथकरघा उद्योग को बर्बाद कर दिया। कोई भारत का कपड़ा ब्रिटेन में न पहने, सीमा शुल्क 500% तक लगाया। क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी, क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी की बातें कर रहा हूं। आगे क्या किया भाई? और आर्थिक हित क्या थे? जो खेती की समृद्धि है उसे निचोड़ लिया। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी। जो हथकरघा उद्योग में पूरे विश्व में हमारा कोई सानी नहीं था, उसे विऔद्योगीकृत कर दिया। समझी? रणनीति के तहत
आर्थिक हित अगला क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किया तो क्या किया? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किया तो क्या किया? 1757 ब्रिटेन में इसी समय औद्योगिक क्रांति हुई है। तो दोहन करके क्या किया भाई? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लगाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लगाया। इससे बने सामान को आर्थिक हित क्या है? भारत को बाजार के रूप में विकसित किया, भारत को ब्रिटिश बाजार के रूप में प्रयोग किया, ताबूत में अंतिम कील क्या ठोका? ताबूत में अंतिम कील धन का निर्गमन किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। और यही जो धन का निर्गमन किया, यही टेम्स को क्या कर दिया? यही टेम्स को उर्वर बना दिया। अब बताइए कि प्रश्न का उत्तर समझ में आया कि नहीं आया भाई? फटाफट मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं। गंगा की समृद्धि टेम्स को उर्वर बनाती है। ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आर्थिक हित के माध्यम से इसका उत्तर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? अरे अभी तो यूनिट शुरू हुआ, अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया तो बाजी मार ले गए। अभी यूनिट शुरू हुआ है, अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया तो बाजी मार ले गए हैं। अभी पूरी राम कहानी बची है, तो अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया बाजी मार ले गए। वो तो मैं समझा रहा था कि साम्राज्य विस्तार क्यों, उसी में मुझे प्रश्न याद आ गया, मैंने आपसे वो कर दिया, प्रश्न को चर्चा कर लिया। अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया तो अभी तो पूरा यूनिट बचा है। असल में ये प्रश्न थीमेटिक टॉपिक से है। थीमेटिक टॉपिक कौन सा? जो 1947 के बाद हम लोग करेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। फिर से ये प्रश्न लाओ कर। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का कमेंट जो दिख रहा है, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऑल क्लियर सर, बेस्ट सर, 100%। थोड़ा थोड़ा भी आ गया बेटा, तो मैं वादा कर रहा हूं कि जब ये वाला एक्चुअल में जहां से प्रश्न है, अरे मैं ये तो झलक दिखाया हूं, ये बस प्रश्न का झलक दिखाया हूं। पूरा यूनिट बचा हुआ है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पूरा पिक्चर देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आइए बेटा, तो अब हम लोग आते हैं इनके सामाजिक और सांस्कृतिक हित क्या थे। इनके सामाजिक और सांस्कृतिक हित क्या थे? सामाजिक और सांस्कृतिक हित बहुत बड़े नहीं थे, बस टू द पॉइंट था। पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। पश्चिमी संस्कृति का प्रचार, टू प्रमोट द वेस्टर्न कल्चर। भारत में साम्राज्य विस्तार क्यों करना चाहते थे? पश्चिमी संस्कृति। आज क्या है भाई, कितने लोग, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, आप भी अपने घरों में बैठे, कितने लोग हैं जो धोती कुर्ता पहन के पढ़ रहे हैं? मैं उंगली आपकी तरफ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उंगली अपनी तरफ ही कर रहा हूँ। भारत का परिधान क्या ये जींस टी शर्ट और सूट बूट टाई था क्या? भारत का पहनावा क्या जींस टी शर्ट और सूट बूट टाई था? आप पूछिए अपने दादाजी से, कभी शादी में गए थे तो कोट पहन के गए थे क्या? अगर गांव से होंगे तो दादाजी बताएंगे कि नहीं मैं धोती कुर्ता पहन के गया था। क्यों पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं भाई? क्योंकि जितना पश्चिमी संस्कृति भारत में फलेगी फूलेगी, उतना इनके उद्योगों के लिए क्या होगा? भारत बाजार बनेगा। जिस टी शर्ट भी हमको पहनाई दिए हैं, आजकल भारत में नया चल रहा है। आप लोग भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब कॉमन सी चीजें है भाई। शहर में कुछ ऐसी रूढ़ी वाली चीजें होती नहीं है। शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसा जो नैरो माइंडसेट होता नहीं है। अभी कहा जाकर के समोसा खा लीजिए तो बदनामी होने लगती है। मैकडोनाल्ड में जाएंगे, जोमेटो, सब पश्चिमी संस्कृति का खेल है, सब पश्चिमी संस्कृति का खेल। कैसे अपने सामानों को आपको बेच दें। मैकडोनाल्ड का कल्चर है, पिज्जा का कल्चर है। तो पिज्जा का कौन सा कल्चर भाई? सड़ा खाते हैं जो है, कौन सी संस्कृति है? क्यों उनकी संस्कृति है? वो भारत नहीं थे, जिस देश भूमि पे जन्म लिया, पहले उसको समझिए वो कौन सा देश है। पिज्जा कल्चर हमारा नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ ताजा खाते हैं। समोसा है, गरम गरम आलू है, उसको ताजा का ताजा, तीन सड़ा खाना नहीं खाते, पिज्जा नहीं खाते। उनकी संस्कृति है, वहां पे अनाज होता नहीं था। ठंड प्रदेश है, ठंड प्रदेश अनाज होता नहीं था, जो भी है उसी को सड़ा 3 दिन बाद खाते थे। और 3 दिन जब कहा जाता है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा रहना कहाँ। तो अनाज है ही नहीं, जब वही खाना है तो राजी खुशी खाइए, चाहे मातम बना के खाइए, चाहे जैसे खाइए। कुछ दिन के बाद समझ में आ गया, मातम बना के खाइए से बढ़िया की खुशी हो गई, उस पर क्रीम लगा दिया, उस पर बटर लगा दिया, उस पर न जाने क्या क्या लगा दिया, पिज्जा हो गया। अब यहाँ मानसिक रूप से गुलाम। भारत को इन्होंने व्हाइट मैन बड़ी थोड़ी से क्या किया? व्हाइट मैन बड़ी थोड़ी से मानसिक रूप से गुलाम बनाया। मानसिक रूप से गुलाम लोगों को कहा ये पिज्जा है, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ भी गर्व महसूस होने लगा, वाह क्या पिज्जा है। बासी पाव रोटी खा करके वाह क्या पिज्जा है। अपने देश का गरम गरम समोसा है, उसमें बेइज्जती है, तौहीन है। आखिर सारा खेल था क्या? तो पश्चिमी संस्कृति को पहले सूट पहना दे, पहले बूट पहना दे, पहले टाई पहना दे, पहले जींस पहना दे, टी शर्ट पहना दे, आदत पड़ जाएगा। पहनेंगे तो किसका पहनेंगे? हमारी फैक्ट्रियों का पहनेंगे। पहले ब्रिटेन से बना के लाते थे, 1850 से भारत में ही हैवी इंडस्ट्री लगाना शुरू किया। भारत में लगाना, भारत में ही, भारत का ही कॉटन, भारत का ही कपास, भारत में उनका उद्योग, यहीं पे बनाएंगे, यहीं से आपको बेचेंगे। आप क्या मधुमक्खियों के दाम पहले महंगा था, यहाँ से लेकर ब्रिटेन जाते थे, वहां बनाते थे, फिर लाते थे। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो ऐड होता था। अब और सस्ता दे, 1835 में इंग्लिश एजुकेशन, 1850 के दशक से भारी उद्योग आया तो और सस्ता देने लगे। अंग्रेजी पढ़ ही रहे थे, 1825 में अंग्रेजी पढ़ रहे थे ना, सामाजिक प्रभाव। उस खेल को समझिए। पहले
अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे तो कालिदास को पढ़ रहे थे, सिलेबस में किसको पढ़ रहे थे? कालिदास को पढ़ रहे थे। कालिदास की मालविका विक्रम पढ़ रहे थे, विक्रमोर्वशीयम पढ़ रहे थे, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़वा रहे हैं? अब शेक्सपियर की रोमियो और जूलियट पढ़वा रहे हैं। जब शेक्सपियर की रोमियो और जूलियट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हर युग में लोग अपनी जनरेशन से प्रभावित हुए हैं। अभी वो देख रहे हैं ना जवान में क्या है, हद है भाई ना, इसी को कहते हैं बांध के पट्टी जो है दारू खा के फेंक रहे हैं। हर युग अपने दौर से प्रभावित हुआ है। मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है, सामाजिक हित क्या थे? पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। पश्चिमी संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ज्यादा इनका खपत हो। आजकल आपके पास पैसा आ जाए, 1.5 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कीजिए, वादा कर रहा हूं कि 1.5 लाख रुपया कमाएंगे, चाहे जितना तरीके से है। 1 साल के अंदर साधारण कपड़ा नहीं पहनेंगे। पीटर इंग्लैंड चाहिए, ऊपर के मेन्यू चाहिए, बैन हुसैन चाहिए, स्टैंडर्ड 1.5 लाख हमारे ब्रांडेड पर। ब्रांड में कौन सी कंपनी को पैसा दे रहे हैं? सारा खेल यही है भाई, सारा खेल यही है, सामाजिक और सांस्कृतिक खेल, पश्चिमी संस्कृति को प्रचार प्रसार। आप ये समझिए, जो टाइटेनिक 110 साल पहले डूब गया, जहां पे 1500 लोगों की आत्माएं भटक रही हैं, ये पश्चिमी देश उसे भी बेच रहे हैं और औने पौने दाम में नहीं बेच रहे हैं, करोड़ों में भी 5 बार के बेच रहे हैं ना। कौन सा वो था? ये क्या है? ये इनके आर्थिक हित है, इनके सामाजिक हित, जो भी बेचे उसको बेच दो। यहाँ 500 लोगों की आत्माएं भटक रही हैं, पिक्चर में सब 100 साल में गल गए, वहां क्या है? वहां पे देखने जा रहे हैं। जैसे पिक्चर को सड़ा हुआ चीज को टाइप करके कहते हैं पिज्जा है, गुलाम लोगों को कहा पिज्जा है, वैसे ही टाइटेनिक 5 किलोमीटर नीचे धंसा हुआ है, वहां पे आत्माएं जाइए, आत्माएं जो है आपका। तो आइए भाई अगले वाले पे आते हैं। अगला क्या है? अगला धार्मिक हित क्या है? तो इनके जो धार्मिक हित रहते हैं वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था। They were with the intention to promote the Christian religion through the Christian Islam. जैसे समाज विस्तार आगे बढ़ता है, 1813 का अधिनियम, 1813 के अधिनियम से ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति। और अब क्या हुआ भाई? 1802 में, दिसंबर 1802 में बेसिंग की संधि, 1806 तक मराठी अधिपस्त, 1799 में मैसूर की भी कहानी खत्म थी। जब लगभग भारत का अधिकांश क्षेत्र हाथों में आ गया, असली मंशा अब जाहिर किए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। कभी आपको समझ में आता है कि पूरा नॉर्थ जो उत्तर पूर्वी भारत है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, कभी जाइए, जो बड़ा खूबसूरत जगह है, तो मौका मिले तो उधर भी जाइए, चिरापुंजी जाइए, शिलोंग जाइए। कैसे ये पूरे जनजाति लोग या गूगल करके सब ईसाई धर्म मानते हैं? ये ट्राइबल लोग ईसाई कैसे हो गए भाई? गोवा में आज भी ईसाई वो है। ये सब इनके धार्मिक हित थे। साम्राज्य विस्तार होगा तभी तो अपने सारे हित पूरे होंगे। और ये खेल केवल भारत में नहीं, ये खेल पूरी दुनिया में चल रहा था। वैज्ञानिक तकनीकी हित क्या है भाई? वैज्ञानिक तकनीकी हित, जब भारत लूटेगा तब सब में बटेगा। भारत से क्या हो रहा है? भारत से धन का निर्गमन हो रहा है। इस धन के निर्गमन से क्या हुआ? अकूत संपत्ति भारत से लूटा। अभी 2-3 साल पहले एक डेटा आया हुआ था, भारत का डेटा नहीं है, वही पश्चिमी देशों का डेटा है। 200 सालों में, 2-3 साल पहले 5 साल आई थिंक हो गया होगा, 200 सालों में अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा? आंकड़ा था $45 ट्रिलियन लूटा। $45 ट्रिलियन लूटा। उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी थी? कान खोल के सुनिएगा बच्चों। उस समय 5 साल पहले, अभी भी वही 70-75 ट्रिलियन डॉलर होगा। उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था $67 ट्रिलियन थी। भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी $3 ट्रिलियन, अमेरिका लगभग $19 ट्रिलियन या 20-21 हो रहा होगा, अभी वाला डेटा आप देख लीजिएगा। चाइना लगभग $17 ट्रिलियन। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था $67 ट्रिलियन और 200 सालों में 1757 से 1947 तक $45 ट्रिलियन लूटा। आज जो पूरी दुनिया की संपत्ति है उसका 2/3 उन्होंने आज से 100 साल 200 साल पहले लूटा। भारत की अकूत समृद्धि थी। इस अकूत धन संपत्ति को जब अपने यहां पे ले गए तो क्या किए? जब आवश्यकता से ज्यादा था भाई, हम भी नासा क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि उतना हमारे पास अभी बजट नहीं है। तो इन्होंने अपने देश में R&D पे इन्वेस्ट किया। R&D पे मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। नवीन यंत्रों का आविष्कार हुआ, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार हुआ और आज तक यूरोप वो तकनीकी श्रेष्ठता, यूरोप में पश्चिमी विश्व तकनीकी श्रेष्ठता बनाए हुए हैं। ठीक है, अब और तो कोई नहीं बच रहा भाई ना, धार्मिक विरोधी क्या जो है। तो चलिए, ये क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार क्यों? असली मंशा क्या थी? असली मंशा को आपने देखा। अब चलिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आज क्लास से फटाफट पूछ लीजिए। कल हम लोग आएंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सबको किया जाएगा, सबको किया जाएगा। तो कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा समय की सीमाएं हैं। हम लोग क्या करेंगे? सबको लूटा बेटा। जो कहा जाता है ना, भिक्षु की प्रकृति डंक मारना है, वैसे ही अंग्रेजों की प्रवृत्ति शोषण था। उन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा तो दूसरों को कहां से छोड़ेंगे? ठीक है, चलिए भाई, क्लियर है, ऑल क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो कल मिलते हैं फिर से इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।